अंतस्थ व्यंजन। जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वरों और व्यंजनों के बीच का महसूस होता है उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। य, र, ल, व ये 4 अंतस्थ व्यंजन हैं। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 है, जो कौन कौन से हैं? य, र, ल, व। तीसरा है ऊष्म व्यंजन। तो इन व्यंजनों का उच्चारण करते समय मुख में हवा आपस में टकराकर गर्मी पैदा करती है। ये मुख में टकराती है और क्या करती है? गर्मी पैदा करती है। ऊष्म का अर्थ है गर्मी। इसी के आधार पर इन व्यंजनों को ऊष्म व्यंजन कहते हैं, जिनका उच्चारण करते समय वायु मुख में टकराकर ऊष्मा पैदा करती है। जिनका का मतलब क्या? जिन वर्णों का उच्चारण करते समय वायु जो है मुख में टकराती है और ऊष्मा पैदा करती है, यानी गर्मी पैदा करती है, उसे हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत स, ह ये 4 ऊष्म व्यंजन हैं। इन वर्णों के अलावा कुछ अन्य वर्ण भी है। अन्य वर्ण में आता है, आपको यहाँ बता दें, संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त का मतलब क्या होता है? जुड़ा होना। संयुक्त का मतलब जुड़ा होना। इसमें क्या होता है कि 2 व्यंजन आपस में जुड़े होते हैं। तो ऐसे व्यंजन जो 2 व्यंजनों से मिलकर बनते हैं, आपस में जुड़े होते हैं यानी मिलकर बने होते हैं। तो ऐसे व्यंजन जो 2 व्यंजनों से मिलकर बने होते हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं। छ में क और श के योग से छ बनता है। अंग्रेजी में इसको क्या लिखते हैं? KSH लिखते हैं। तो इसलिए ध्यान रखना है, छ में क्या है? क और श का संयोग है। के से क, SH मूर्धन था। त्र को टी और त्र लिखते हैं ना अंग्रेजी में, तो टी से त, आर से र। ज्ञ, जे एन से ज्ञ लिखते हैं, तो जे से ज, एन से ज्ञ, यहाँ हलांत होगा। श्र, तालब श और SHR लिखते हैं आदि। ये संयुक्त व्यंजन है। ये स्वतंत्र व्यंजन है। स्वतंत्र का मतलब क्या है? सॉरी, ये स्वतंत्र व्यंजन नहीं है, यानी ये अपने आप जो है स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किए जा सकते हैं जब तक इसमें 2 व्यंजनों का योग नहीं होगा। द्वित्व व्यंजन। द्वित्व का मतलब होता है 2 बार। जब एक व्यंजन अपने जैसे दूसरे व्यंजन से मिलता है तब उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। यानी अपने जैसे, अपनी जाति के, अपने वर्ग के, इन्हें व्यंजन गुच्छ भी कहते हैं। जिसे पक्का में कक्का संयुक्त है, कच्चा में चच्चा संयुक्त है, मिट्टी में टट्टा संयुक्त है, लड्डू में डड्डा संयुक्त है, खद्दर में दद्दा संयुक्त है, पल्ला में लल्ला संयुक्त है, चप्पल में पप्पा संयुक्त है, सम्मान में मामा संयुक्त है। अरहित व्यंजन इसी प्रकार लिखे जाते हैं। यानी अरहित, अरहित का मतलब के बिना, यानी अ के बिना जो व्यंजन होते हैं उन व्यंजन वर्णों में हलांत देते हैं। क्या देते हैं? हलांत देते हैं। इनके नीचे लगने वाली तिरछी रेखा हलांत कहलाती है। इनके नीचे ग, क, ख, ग के नीचे, यानी ये दिया गया, इसके नीचे लगने वाली तिरछी रेखा क्या कहलाती है? हलंत कहलाती है। औ स्वर की तरह ही ज और फ व्यंजनों को अरबी फारसी के प्रभाव से हिंदी में ले लिया गया है। यहाँ औ दिया गया है, पर औ में खाली चंद्र होता है, बिंदु नहीं। जैसे कॉलेज है ना, हॉस्पिटल, ऑनर, इसमें जो है औ की मात्रा लिखते हैं अंग्रेजी में, पर ये सिर्फ चंद्र होता है। तो औ स्वर की तरह ही ज और फ व्यंजनों को अरबी फारसी के प्रभाव से हिंदी में ले लिया गया है, क्योंकि इन व्यंजनों के प्रयोग से शब्दों के अर्थ में बदलाव आ जाता है। इनके बारे में अगली कक्षा में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए, वर्णमाला किसे कहते हैं? तो भाषा में वर्णों के एक निश्चित क्रम में बंधे समूह को वर्णमाला कहते हैं। देखिए, निश्चित क्रम में बंधा नहीं है तब तक उसको वर्णमाला नहीं मानेंगे। हर भाषा की अपनी एक वर्णमाला होती है। अंग्रेजी भाषा में 26 वर्णों की वर्णमाला होती है, जिन्हें अल्फ़ाबेट कहा जाता है। हिंदी भाषा में 44 वर्ण हैं, 11 स्वर और 33 व्यंजन। र के विभिन्न प्रयोग हैं। रस ये समान रूप में है। ये देखिए रेफ के रूप में है, यानी यहाँ आधा र। जब भी रेफ लिखते हैं इसका मतलब कि र में स्वर की मात्रा नहीं है।
और जब नीचे लिखते हैं इसका मतलब कि र में मात्रा है पर डॉट यानी डॉट और इत्यादि में नहीं है। और नीचे की तरह ये जो नीचे की तरफ जो देते हैं इसमें क्या होता है कि ट ड में ही हो सकता है, नीचे की तरफ दो तरफ जो खींचते हैं। अब प्रथम में आधा प है, पूरा र होता है प्रथम, ग्राहक, समुद्र। तो प्रथम में पूरा प नहीं होगा और ग्राहक में पूरा ग नहीं होगा। समुद्र इसमें पूरा द नहीं होगा, इसमें पूरा र है। ठीक है, तो आज यहीं तक हम लोग रखने देते हैं। अगले वीडियो में हम लोग इसका जो है प्रश्नोत्तर करेंगे।